हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ एंड इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग दिस इज़ ए कंटिन्यूटी क्लास जिसमें हम लोग एडुटेरिया की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चंस की 5000 जीएस क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर एसएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आई हैव सीन दीज क्वेश्चन आर रिपीटेडली कमिंग इन एसएससी एग्जामिनेशन, सो दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर एसएससी एंड एक्सेट्रा। वेयर इन जहाँ भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ पे जीएस आता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक होगा आपके लिए। बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से आपको देखना है, क्वेश्चंस को समझना है, आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 35 तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। टोटल 100 सेट है इसमें। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कवर करूँ, बट मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट को मिस नहीं करना चाहता, वरना मैं चाहूँ तो इसे बहुत शॉर्टली एक सेट को मैं 10 मिनट में कवर करा सकता हूँ और ऐसे करके बहुत आसानी से जल्दी कवर हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे मोर देन 25 मिनट टाइम ले रहा हूँ, 20-25 मिनट एक सेट को कवर करने में। क्यों? थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। मुझे बस ये नहीं करना है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर बक देना है, ऐसा नहीं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन जहाँ मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ वैल्यू, डेफिनेटली आई ट्राई टू ऐड ऑन। बट जहाँ पे हाँ ठीक है, फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, देन डेफिनेटली आई डू नॉट वेस्ट योर टाइम देयर। तो ये 36 एंड बियॉन्ड इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप करते नहीं है, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्टीमेटली इस फैमिली को बड़ा करना है, दिस इज़ द टारगेट, एंड मैक्सिमम जो है कैंडिडेट्स तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 36 नंबर सेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए जोवियन प्लानट। तो जोवियन प्लानट क्या होते हैं? जोवियन मतलब गैस लाइक प्लानट। ठीक है, दो तरीके के प्लानट डिवाइड किए गए हैं हमारे सोलर सिस्टम में। एक है टेरेस्ट्रियल प्लानट्स और दूसरा है गैसियस या फिर जोवियन प्लानट। तो जो शुरू वाली 4 प्लानट है, और मान लो यहाँ पे सन को रखोगे, तो शुरू वाली जो 4 हैं, जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, ये 4 प्लानट जो हैं ये है टेरेस्ट्रियल प्लानट। और इधर आ जाओगे जुपिटर, ठीक है, एंड बियॉन्ड वाले सैटर्न, जुपिटर, वीनस और नेपच्यून, ये सब जो चारों जो प्लानट है ये जोवियन प्लानट है, ये गैस है, ठीक है, ये गैस है। और बाकी जो टेरेस्ट्रियल प्लानट है, तो जोवियन प्लानट का कौन सा नहीं है तो पूछा गया है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर होगा मार्स नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि मरकरी वीनस, अर्थ, ये दोनों को तो खैर वीनस और अर्थ को ट्विन सिस्टर्स भी बोलते हैं। तो और इसके अलावा मार्स, ये चारों जो है टेरेस्ट्रियल प्लानट है, ठीक है। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब जोवियन प्लानट है। इसमें एक और चीज़ आ जाएगा, नेपच्यून भी आ जाएगा। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द बिग बैंग अकर्ड। बिग बैंग एक थ्योरी है। बिग बैंग क्या है? एक थ्योरी है। इस थ्योरी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है उत्पत्ति हुई है यूनिवर्स की, यूनिवर्स की कैसे उत्पत्ति हुई है। तो ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द बिग बैंग अकर्ड। तो ये हुआ है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये हुआ है। अगला सवाल है, कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक। कोल एक जो है ना, कोल एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल होता है। सेडिमेंट्री मतलब क्या समझते हैं? सेडिमेंट्स होते हैं उसमें, सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि कोल मेकिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है, कोल मेकिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसमें। होता क्या है कि जो फोजिल्स होते हैं, फोजिल्स मरते हैं, फोजिल्स, और फोजिल्स जो है मतलब फोजिल्स मतलब हुआ ही हुआ जीवाश्म जिसे बोलते हैं, जीव जब मर गया तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो फोजिल कहलाता है। तो फोजिल्स जो है दबते जाते हैं, दबते जाते, एक लेयर में बनते जाते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर से लेयर चढ़ता जाता है, ऐसे दबते दबते, तो हाई प्रेशर और इसमें ये कोल क्रिएट होता है, ठीक है।
तो ये होता कहाँ है, ये सेडिमेंट्री रॉक में होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। द परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस इज इन एटमोसफियर इज, हीलियम गैस बहुत कम मात्रा में है, करेक्ट आंसर होगा 0.0005% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में हीलियम है। वैसे कॉम्पोजिशन बताऊं तो रफली बताता हूं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78% के आसपास है, ठीक है, 21.9% के आसपास ऑक्सीजन है, और जो बच गया बचा खुचा जो है 21 नहीं तो एग्जैक्टली 21 ही है, ठीक है। तो 1% जो बचता है, 1% में बाकी गैसेज है, उसमें भी 0.9% तो आर्गन है। इसके बाद जैसे कार्बन CO2 है, फिर इसके अलावा बाकी सब जो गैसेस हैं हीलियम वगैरह, ये बहुत कम मात्रा में है। सरगासो सी इज़ पार्ट ऑफ विच ओशियन, ये वन ऑफ द स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत पूछता है सरगासो सी के बारे में। तो क्यों स्टार मार्क है, बिकॉज ये जो है सरगासो सी जो है ये अटलांटिक ओशियन में बहता है। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन से अटलांटिक ओशियन को 2 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। तो ये आपके लिए एक टास्क देता हूँ कि आप पता करो कि सरगासो सी नॉर्थ वाले में बहता है या साउथ वाले में, और मुझे कमेंट प्लीज़ करना। विच वाटर एरिया सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार, विच वाटर एरिया सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार, करेक्ट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को, ठीक है। वाटर चैनल है ये जो सेपरेट करता है 2 लैंड मास को, जो कि है अंडमान और निकोबार। द कश्मीर वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, द कश्मीर वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7th का बी, ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल। कश्मीर वैली जो है लाई करती है कहाँ पे, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, तो ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में लाई करती है कश्मीर वैली। बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। कश्मीर को खाली पत्थरबाजी और उससे नहीं है, उसकी ब्यूटी को देखो अगर नेचर को, तो बहुत ही प्यारा है। अगला क्वेश्चन है पोचमपाद प्रोजेक्ट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड ऑन विच रिवर, तो ये जो है पोचमपद ये गोदावरी रिवर पे इस्टेब्लिश किया गया है। गोदावरी जो है दक्षिण की सबसे लंबी नदी है पेनिनसुलर रिवर्स में। अगर बात करें पेनिनसुला क्या होता है पहले समझ में आता है, ये जो पोर्शन है ना इंडिया का, ये वाला जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसे पेनिनसुला कहते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, दक्षिण गंगा। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन इंडिया, तो 9th का करेक्ट आंसर होगा ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज़ द राइट आंसर। टीन के मामले में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है। वैसे अगर आयरन की बात करते हैं, आयरन की, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। कर्नाटक में एक फील्ड है कोलार फील्ड, कोलार, यहाँ पे गोल्ड का खनन होता है, काफ़ी ज़्यादा गोल्ड होता है। वैसे गोल्ड की बात की है तो जमुई जो है बिहार का, यहाँ पे 44% टोटल रिजर्व का जो भी इंडिया में है उसका 44% यहाँ पे एक ही ज़िले में पाया गया है, जो कि हाईएस्ट है। राजस्थान का खेतरी सुना होगा आपने, खेतरी कॉपर का बेल्ट है, ये खेतरी जो बेल्ट है कॉपर, वो एंशियंट टाइम से यहाँ पे कॉपर की जो है कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन विच लैंग्वेज डिड महावीरा डिलीवर हिज सरमोन, महावीरा जो है कौन है, महावीरा जैन से रिलेटेड है, जैन धर्म के प्रवर्तक है, 24वें तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकरा है 24th, इनसे पहले वाले 23rd थे पार्शनाथ। तो इनको पूछे कि ये जो अपने सरमन देते थे, ज्ञान जो देते थे, सरमन देते थे, वो किस लैंग्वेज में देते थे, तो करेक्ट आंसर होगा 10th का, ये देते थे प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी, प्राकृत लैंग्वेज। वेयर डिड सुंग रूलर इस्टेब्लिश देयर कैपिटल, सुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग। और ये जो था ब्राह्मणिज्म का ज़्यादा ट्रेड था इसमें, सुंग डायनेस्टी में। इन्होंने कैपिटल जो अपनी थी वो रखी थी कहाँ पे, ये रखी थी विदिशा में, विदिशा इज द राइट आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ चेदी डायनेस्टी, चेदी डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो है कौन, करेक्ट आंसर होगा 12 का, चेदी डायनेस्टी महामेघवाहन, महामेघवाहन इज द राइट आंसर, चेदी डायनेस्टी। In whose time did the first Hund invasion took place?
तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था और स्कंदगुप्त ने ना खूब अच्छे से लड़ा भी, इसको बहुत अच्छे से लड़ा और रोक दिया था हुणों को, आक्रमण को। स्कंदगुप्त ने काफ़ी हुणों को जो है ना रोक के रखा था, बट आक्रमण इसी के समय हुआ था। आंसर होगा सी। व्हेन डिड महमूद गजनवी अटैक सोमनाथ टेम्पल? बहुत फेमस अटैक है ये, सोमनाथ को लूट लिया इसने, बहुत सारा धन यहाँ से लूट के ले गया था और ये 1025 AD में हुआ था। महमूद गजनवी, ठीक है। गजना का निवासी था ये, गजना से आया था। इसके साथ में अल बरूनी आया था, अल बरूनी, जिसने किताब अल हिंद लिखी थी, किताब अल हिंद लिखी थी। तो कुछ फैक्ट्स आपके काम आएगा। हु बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क इन अजमेर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्ड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मामलुक डायनेस्टी का, मामलुक कह लो स्लेव कह लो एक ही बात है, मामलुक कह लो स्लेव कह लो, मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी का ये फाउंडर था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड हु डिड नॉट टेक पार्ट फ्रॉम द टैक्स नेम्ड खम्स? खम्स जो है एक टैक्स था। तो पूछा जा रहा है कि वैसा रूलर बताइए सल्तनत पीरियड का जिसने कोई पार्ट ही नहीं लिया था खम में मतलब इसने नहीं लिया था। खम एक टैक्स है। करेक्ट आंसर होगा 16 का सी, सिकंदर लोदी। व्हेन डिड द वार ऑफ सरहिंद टुक प्लेस? वार ऑफ सरहिंद करेक्ट आंसर होगा 1555 AD में हुआ था ये। हु ट्रांसलेटेड पंचतंत्र, जिसके रचयिता थे विष्णु शर्मा हैं रचयिता थे क्या, ठीक है। तो पंचतंत्र को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया अंडर द नेम ऑफ अनवरे सुहेली। ये किसने किया? ये कारनामा कर दिखाया था हुसैन इब्न अली वाइज ने, और इनको अवार्ड दिया जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ निजामुल मुल्क बाय मुगल एम्पेरर? निजामुल मुल्क, तो ये जो है ये इनका नाम है चिंकलिच खान निजामुल, हैदराबाद का फाउंडर भी है ये, हैदराबाद को इसी ने बसाया था, चिंकलिच खान। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा बी। इसी को निजामुल मुल्क का टाइटल दिया मुगल एम्पेरर ने। इन विच ईयर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसे कौन लेके आया था? इसे लेके आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन थी। सो इन विच ईयर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो ये हुआ था 1793 में, जिसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को। करेक्ट आंसर होगा डी। और ये फेमस काफ़ी हुआ, कुछ रीजन बंगाल का, कुछ थोड़ा सा अवध का, और ये सब रीजन में ये काफ़ी फेमस हुआ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी। बाय हुम वाज द सार्वजनिक सोसाइटी फाउंडेड? सार्वजनिक सोसाइटी, तो इसका सही आंसर होगा MG रनाडे ने ये फाउंड किया था। 21 का सही आंसर होगा ए, महादेव गोविंद रनाडे। अगला सवाल है, बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ मद्रास साइंड? ट्रीटी ऑफ मद्रास काफ़ी फेमस ट्रीटी है। देखिए, एंग्लो मैसूर वार का नाम सुना होगा आपने, एंग्लो मैसूर वार। तो ये जो वार है ये 4 बार लड़ा गया। इसमें हैदर अली तो था ही, इसका पुत्र भी था हैदर अली के बाद। हैदर अली को कैंसर हो गया था तो ये मर गया था बाद में। इसके बाद टीपू सुल्तान आ गया था। तो जो ये इनिशियल वाली ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुई थी। हु वॉज द एडिटर ऑफ नवजीवन न्यूज़पेपर? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं नवजीवन न्यूज़पेपर की, तो हमें नाम एक ध्यान में आना चाहिए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का हरिजन, नवजीवन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। पेपर मनी और आर्टिफिशियल मनी इज क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आपने नाम सुना होगा IMF का। IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ पे ना कुछ पावर्स दिए गए हैं, आर्टिफिशियल मनी के पावर्स दिए गए हैं हर कंट्री के जो मेंबर हैं इसके, जैसे इंडिया भी मेंबर है। इंडिया के पास भी स्पेशल ड्राइंग राइट्स है।
इस राइट के थ्रू कुछ पैसा ये निकाल सकता है। इंडिया की बात करें तो ये कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे होता है, जितना जो कंट्रीब्यूट करता है आईएमएफ में वैसे ही होता है। तो यूएस का सबसे ज़्यादा है एसडीआर, फिर चाइना वगैरह का है, और फिर मतलब भारत का कम है। तो ये जो है आर्टिफिशियल मनी होता है, पेपर मनी भी कहते हैं एसडीआर को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। कई बार तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैपिटल रिसिप्ट्स इन द यूनियन बजट। करेक्ट आंसर 25 का क्या होगा? 25 का होगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर। आफ्टर द डेथ ऑफ एलेक्जेंडर, इंडिया थ्रू ऑफ योक ऑफ स्लेवरी, ठीक है, फ्रॉम इट्स नेक एज वेल एज किल्ड इट्स गवर्नर्स। द हीरो ऑफ दिस लिबरेशन वार वॉज सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस हु रोट दिस अबाउट चंद्रगुप्ता। तो देखिए ये एक ग्रीक राइटर थे। हुआ क्या था कि एलेक्जेंडर जो था, एलेक्जेंडर का डेथ हो गया बेबीलोन में। बेबीलोन में उसने एक्चुअली इंडिया पे अटैक किया था, पोरस से लड़ाई हुई और फर्दर वो और ईस्ट आना चाहता था इंडिया में, ठीक है। लेकिन उसकी सेना को पता चला कि उधर जाएंगे ना तो मगध में जो शासक है उस समय था, कौन था? उसके समकालीन, अलेक्जेंडर के समकालीन था धनानंद। धनानंद के बारे में इनको पता चला, इसकी सेना को और इसको, कि अलेक्जेंडर को, कि भैया बहुत ताकतवर है, उसकी सेना बहुत स्ट्रांग है। तो एक तो ऐसे ही लड़ते आ रहे थे अलेक्जेंडर, काफ़ी लड़ाई लड़ते आ रहे थे और सेना का मनोबल ऐसे ही डाउन हो गया था। एक नेचुरल फैटीग भी कोई चीज़ होती है। तो सेना ने मना कर दिया, बोला कि अलेक्जेंडर भैया अब हमसे ना हो पाएगा। एलेक्जेंडर का हालांकि मन था कि और लड़ेंगे अभी, लेकिन चूंकि यार कोई भी शासक अपनी सैनिकों पे ही डिपेंड करता है, सैनिक ही जवाब दे जाए तो कोई शासक कुछ नहीं कर सकता है। मोटिवेट कर सकता है ज़रूर, उसमें नई ऊर्जा भर सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ मैं, बट ये ज़रूरी है। पद्मावत मूवी में जो है अलाउद्दीन खिलजी देखा आपने कि चित्तौड़ के मतलब जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला है या फिर जो भी मतलब जो ये राजपूतों के किले के बाहर ये लगा के रखता है अपना टेंट कि भैया कब तक ये अपने घेरे में रहेंगे, अनाज ख़त्म हो जाएगा तो वापस आएंगे, सब पद्मावत को मुझे सौंपेंगे, ऐसे करके वेट कर रहा होता है। तो उसका भी तो रसद ख़त्म होता रहता है, अलाउद्दीन खिलजी का भी रसद ख़त्म होता रहता है, सैनिकों को खाने को नहीं मिल रहा होता है। तो ये अलाउद्दीन खूब मज़े कर रहा है आराम से, लेकिन लीडर में दम है अलाउद्दीन में। तो होता क्या है कि सैनिकों में एक जनरल सी एक क्रुद्धता आ गई है कि भैया रसद भी ख़त्म है, खाना नहीं मिल रहा है और ऐसे थोड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। तो वो सब ऐसे बात पता चलता है सेनापति को, सेनापति पहुंचता है अलाउद्दीन के पास, बोलता है साहब ऐसे ऐसे है, जनता में आक्रोश हो गया है, सैनिकों में आक्रोश हो रहा है। तो ये उठता है, आता है, एक झंडा होता है इसके पास, वो झंडा को पकड़ के रखता है और कहता है कि हम खिलजियों ने मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक मुकम्मल जहां बनाएंगे पूरे भारत में, ऐसे कुछ बोलता है। बोला अब ये ख्वाब संभव नहीं है, और ऐसे झंडा गिरा देता है। झंडा जब गिरता है तो जनता को ना मतलब सैनिकों को एकदम आग सी दौड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तुरंत झंडा को पकड़ते हैं, बोलते नहीं हम लड़ेंगे, पूरा जोश भर जाता है उसमें। तो लीडर का एक्चुअली रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि बट फिर भी फैटिग एक चीज़ होती है। तो डेथ हो जाता है अलेक्जेंडर का। हम कहानी में थे कि भैया अलेक्जेंडर तो जाना चाहता था लेकिन उसकी सेना ने मना कर दिया कि धनानंद है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर वापस लौट जाता है, उसकी बेबीलोन में डेथ हो जाती है। इसके बाद अब उसने अलेक्जेंडर ने सेलुकस निकेटर को जो इंडिया में पार्ट जीता था, उसको ये यहाँ का पंजाब वगैरह, हेरात वगैरह, यहाँ पे बोला कि तुम गवर्नर बन जाओ, शासन करो यहाँ पे। लेकिन ये बात जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छी नहीं लगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा कि भैया ये तो हमारी कंट्री में आके चढ़ के बैठे हैं। इसने लड़ाई लड़ी, सेलुकस निकेटर को हराया, उसकी बेटी से शादी किया, ठीक है, और वापस आया और सब कुछ हेरात, पंजाब, सिंध सब ले लिया, ठीक है, सब ले लिया। तो ये जो लिखा है, ये लिखा है किसने? करेक्ट आंसर होगा 26 का। एक ग्रीक राइटर है, ये सब बातें लिखी हैं, उनका नाम है जस्टिन। 26 का सही आंसर होगा सी, जस्टिन, ठीक है। सैंड्रोकोटस कहा है। व्हेन ए कंट्री डीवैल्यूज इट्स करेंसी देन क्या होता है? उस केस में अगर आप कंट्री कोई भी कंट्री है अपना डीवैल्यूएट करती है करेंसी को, तो क्या होता है? ये होता है एक्सपोर्ट जो है चीपर हो जाता है और इंपोर्ट जो है एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आंसर होगा सी। कैसे अब बताता हूँ। मान लीजिए कि आपकी करेंसी थी $1 के अगेंस्ट में
$1 जो है इसके अगेंस्ट में आपका जो भाव था, रुपया का बोल रहा हूँ, ये 80 रुपया है अभी मान लो, ठीक है, अभी मान लो 80 रुपये है। डिवैल्यूएट कर दिया आपने, अब बोला कि डिवैल्यूएट कर देते हैं, $1 के लिए हमारा जो भाव होगा 120 रुपये कर दिया हमने, तो करेंसी आपकी डिवैल्यूएट हो गई, मतलब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है $1 खरीदने के लिए। पहले 80 रुपये देते थे, अब 120 रुपये दे रहे हो, तो आपकी मनी की तो पावर जो है कम हो गई, मतलब ये तो डिवैल्यूएट हो गया करेंसी आपका, है ना। इस केस में क्या होगा, अब एक बंदा जो आएगा वो देखेगा कि भारत में पहले 80 रुपये का एक सामान था तो $1 देता था, अब 120 रुपये के सामान के लिए भी $1 ही देना है, तो क्या होगा, वो खरीदेगा आपका सामान खूब, मतलब आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होगा वो आइटम, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट जो है बढ़ेगा क्योंकि चीपर हो गया एक्सपोर्ट। इंपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि एक सामान है बाहर की, उसका दाम पहले था $10, तो आप देते थे 800 रुपये, 80 के हिसाब से 800 रुपये देते थे, अब उसी के लिए आपको 1200 देना पड़ेगा, तो आपका इंपोर्ट जो आप खरीद के मंगा रहे हो वो एक्सपेंसिव हो गया ना, तो करेक्ट आंसर होगा सी। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडियन रुपी बिन डिवैल्यूड सिंस इंडिपेंडेंस, तो ऐसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3 बार, सॉरी 2 बार नहीं, 3 बार हुआ है, थ्राइस हुआ है, ठीक है, थ्राइस हुआ है, करेक्ट आंसर होगा थ्राइस। एक बार तो इकोनॉमिक क्राइसिस में हुआ था, उससे पहले भी एक बार हुआ था और एक बार बाद में भी हुआ है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस वाला 1991 वाला जो आईएमएफ के कंडीशन के हिसाब से हुआ था, आईएमएफ ने खुद बोला था कि अपनी करेंसी को आप डिवैल्यूएट कीजिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर इंक्लूडेड अंडर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या होता है, इसमें गोल्ड रिजर्व होते हैं क्या, फॉरेन एसेट्स होते हैं क्या, एसडीआर होता है क्या, रिजर्व फंड विथ आईएमएफ, तो करेक्ट आंसर होगा फॉरेन रिजर्व जो होता है उसमें सभी होते हैं, एसडीआर भी होता है, रिजर्व फंड जो आपने इस आईएमएफ के पास रखा है वो भी होता है, गोल्ड रिजर्व भी होता है और फॉरेन एसेट्स भी होते हैं। अगला सवाल है, वेयर वॉज द फर्स्ट वुलन टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, फर्स्ट वुलन टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, करेक्ट आंसर होगा 38 का कानपुर में। फर्स्ट जो है वुलन टेक्सटाइल मिल जो है इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में कानपुर में। द मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज, देखिए 3 तरीके के फॉर्म ऑफ सिस्टम जो होते हैं गवर्नेंस के लिए होते हैं, एक तो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एक होता है सेमी प्रेसिडेंशियल, एज पर एनसीईआरटी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल, कहीं कहीं 2 ही चीज़ लिखता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, बट मैं एज पर एनसीईआरटी बता रहा हूँ 3 सिस्टम होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है और सेमी प्रेसिडेंशियल भी होता है। तो इनके अलग अलग फीचर्स हैं, इनके अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट वाला का क्या होता है, जैसे यूएसए का एग्जांपल लो, तो प्रेसिडेंट के पास एक्सट्रीम पावर है, अपने मिनिस्टर्स को ना वो मिनिस्टर नहीं बोलता है, वो क्या सेक्रेटरी बोलता है, बड़े बड़े वो मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसका डिफेंस सेक्रेटरी जो होगा एक पढ़ा लिखा आदमी होगा, जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना गया, प्रेसिडेंट ने उसको चुना है, ठीक है, ये होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है ना पावर का सब कुछ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव, बट जबकि प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट यूएसए का जो है ना वो वहाँ की लेजिस्लेचर के लिए, वहाँ के कांग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये सब कुछ अंतर है। सेमी प्रेसिडेंशियल में दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर होता है, ठीक है, तो ये 3 तरीके के फीचर्स होते हैं, 3 तरीके के गवर्नमेंट होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या जो है फीचर है, पहला है रिगोरस सेपरेशन ऑफ पावर, ये नहीं होता है क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल में होता है, रिगोरस सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट को डिपेंडेंट नहीं होता है, होना होता है लेजिस्लेचर के, बट पार्लियामेंट्री में तो है, एक्सिक्यूटिव जो है वो डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के। डुअल एक्सिक्यूटिव पार्लियामेंट्री में बिल्कुल होती है। डुअल एक्सिक्यूटिव का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट कई बार होते हैं और जो हमारे यहाँ देखिए तो प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि रियल एक्सिक्यूटिव नहीं है, नॉमिनल एक्सिक्यूटिव है, और वही हमारा पीएम जो है वो रियल एक्सिक्यूटिव है। तो डुअल एक्सिक्यूटिव होता है इसमें, ठीक है। हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव होता है, तो 2 और 3 तो होता ही होता है, और 1 नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सी, 2 और 3 ओनली। अगला सवाल,
Which of the following statements are correct regarding fundamental rights? Which of the following statements are correct regarding fundamental rights? Fundamental right पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, और फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट 3 में बेसिकली वैसे 14 से लेकर 32 तक है, ठीक है। बस 12-13 जो है ये 12 जो है ये लॉ के बारे में, स्टेट के बारे में बताता है, 13 बताता है लॉ के बारे में, ठीक है। तो ये जो है फंडामेंटल राइट कौन सा इसमें से सही नहीं है? दे आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर नॉट परमानेंट, दीज आर डिबेटेबल। तो देखिए अनलिमिटेड तो है नहीं, फंडामेंटल राइट के ऊपर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो अनलिमिटेड तो नहीं है। तो पहला तो सही है पहला जो है ये सही है। दूसरा है दे आर नॉट परमानेंट, परमानेंट भी नहीं है, हटाया जा सकता है, बट एक क्लॉज है सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, तो परमानेंट तो था नहीं, हट गया ना। दीज आर डिबेटेबल, डिबेटेबल भी है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट जो है आपका एक्सक्लूसिव नहीं है, परमानेंट भी नहीं है। एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस, इट इज़ द सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस स्टेटमेंट ऑफ B.R. अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? ये कहा था इन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के बारे में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के बारे में, ठीक है। और ये है आर्टिकल 32, जिसके तहत आप अपने फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन अगर होता है आपका, तो आप रीस्टोर करवाने के लिए आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। प्रीफरेबली आप किसी के पास भी जा सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा रहता है कि हाई कोर्ट के पास पहले जाओ, ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस रहते हैं पेंडिंग से, बट जा सकते हो, मतलब ऑप्शनल है। तो आर्टिकल 32 जो है इसको कहा था B.R. अम्बेडकर साहब ने कि ये जो है हार्ट और सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके अलावा इसके बगैर जो है कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगलेस है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन कॉल ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि जब भी कोई ऐसा मैटर आता है, कोई ऐसा बिल आ गया जिसमें एग्रीमेंट नहीं बन रही है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में एग्रीमेंट नहीं बन रही है, तो वो मैटर तो किल करना है, तो उस केस के लिए सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 34 का बी, प्रेसिडेंट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड? तो अटॉर्नी जनरल जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए CAG के लिए है, CAG के लिए है आर्टिकल 148, बट अटॉर्नी जनरल के लिए है आर्टिकल 76। आंसर होगा ए, आर्टिकल 76 इज द राइट आंसर। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, ये सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, कुछ नहीं सर, सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ये संसद की जो पार्लियामेंट की जो बैठक होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। द अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो ये पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है, बिना वोटिंग के एक भी रुपया जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाला जा सकता है, एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए वोटिंग होती है, चाहे वो बजट हो, बजट में जो डिपार्टमेंट को पैसा अलॉट होता है उनको भी जो पैसा ग्रांट वगैरह जो होता है वो सब वोटिंग के ही द्वारा होता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालोगे तो वोटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट? तो करेक्ट आंसर होगा 37 का, 37 का करेक्ट आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा जो है डायरेक्शन होता है। अगर दोनों चीज़ें हैं तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो कहलाएगा स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटी देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन होता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का भी एक डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो है डायरेक्शन नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा 38 का सी। टॉर्क का भी एक डायरेक्शन होता है, दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो सी सही आंसर होगा। इसमें बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर मतलब हिंदी में कह लो तो अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण कुछ जिसका तल धसा हुआ है, अवतल, ठीक है, उत्तल मतलब उठा हुआ, कुछ ऐसा दर्पण, ठीक है,
इसको कहते हैं कन्वेक्स और इसको कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, तो बात क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर व्हाट विल बी इट्स इमेज। तो देखते हैं ड्रॉ करके। ये हो गया आपका दर्पण, ठीक है, रफली बना दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा पेन मेरा ठीक से चलता नहीं है। ये हो गया आपका दर्पण। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब इसका जो है ये सेंटर जो होगा वो यहाँ पे है मान लीजिए। यहीं पे आपने क्या रख दिया, वस्तु रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया। तो एक लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ से टकराई, फिर कहाँ से होके गुजरेगी, ये होके गुजरेगी, ऐसे होके गुजरेगी, और एक ये जाएगी ऐसे ही टकरा के ऐसे आ जाएगी। तो आपका प्रतिबिंब यही बनेगा, तो रियल बनेगा और सेम साइज का बनेगा। आंसर होगा सी, 39 का आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। करेक्ट आंसर होगा 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 40 का करेक्ट आंसर होगा डी, अल्युमिनियम इज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो दो तरीके के मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक और तीन तरीके के होते हैं बेसिकली। मैग्नेटिक मटेरियल होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है और पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक वाले दोनों का गुण मिला के होता है। तो ऐसा होने वाला है अल्युमिनियम। हु गिव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वेव, हु गिव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वेव। करेक्ट आंसर होगा इसका, ये दिया था हुइगेंस ने, हुइगेंस। सोलर कुकर इज मेड ऑफ व्हाट, ये बना होता है, सोलर कुकर जो है बना होता है किसका, ये बना होता है कनकेव मिरर का। सोलर कुकर जो है ये बना होता है कनकेव मिरर का, ठीक है, अवतल दर्पण का बना होता है कनकेव मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ जर्मन सिल्वर एलॉय। जर्मन सिल्वर एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कन्फ्यूजन लोगों को क्या होता है, लोग देखते हैं कि जर्मन सिल्वर एलोय, तो सिल्वर तो इसमें होगा ही होगा, जबकि सिल्वर इसमें नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ सिल्वर होगा काट दो, ये दोनों कट गया। अब देखो बचता क्या है 43 में, तो एक तो है कॉपर जिंक टिन और है कॉपर जिंक निकल। तो इसमें आंसर होगा आपका डी, कॉपर जिंक और निकल से बना होता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन में मत पड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट CO2 फ्रॉम CO। तो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना CO2 से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज ये क्या करता है आपके हीमोग्लोबिन में मिलता है ना, तो ये ऑक्सीजन को लात मार के भगा देता है। और क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है ये। तो हमें क्या है दिक्कतें हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह हो सकता है। खैर वो सब अलग बात है। यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट CO2 फ्रॉम CO। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो CO2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, CO इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कैसे लिबरेट कराओगे, यहाँ से तो ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है। अगला देखते हैं, स्टार फिश इज एन एनिमल ऑफ विच किंगडम। तो ये जो है ये एनिमल है इचिनोडर्माटा, इचिनोडर्माटा किंगडम का ये स्टार फिश जो है ये एनिमल होता है। क्वासिक्योर एक डिजीज़ होती है, और ये जो है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से, ठीक है। क्वासिक्योर बच्चे का क्या होता है ना, देखोगे तो बच्चे का हाथ पैर एकदम पतला पतला हो जाएगा, पेट निकल जाएगा उसका, ठीक है। तो क्वासिक्योर एंड मैरास्मस डिजीज आर कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हाट। करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन, प्रोटीन आंसर होगा बी, प्रोटीन। विटामिन B3 इज हेल्पफुल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट। तो करेक्ट आंसर होगा 47 का ए, ट्रिप्टोफन एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफन एमिनो एसिड। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बहुत रिपीटेडली, बहुत स्टार मार्क लगा देता हूँ, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये, बहुत रिपीटेडली आता है एग्जाम में, और इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करता है। 48 का करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ प्लांट हार्मोन इनहिबिटिंग ग्रोथ। तो ऑक्सिन जो है हम जानते हैं कि ऑक्सिन जो है प्लांट को ग्रोथ कराता है, एपिकल ग्रोथ में ये काम आता है, जो मतलब पौधे ऐसे सीधे बड़े होते हैं ना उसमें ऑक्सिन का काम आता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि ग्रोथ को इनहिबिट करे,
तो इनहिबिट करता है कौन सा, ये करता है एब्सिसिक एसिड, करेक्ट आंसर होगा डी। ये सब प्रोमोट करते हैं ग्रोथ को तीनों, लेकिन एब्सिसिक जो एसिड है ये इनहिबिट करता है यानी रोकता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो हम जानते हैं कि ये स्टार्ट होता है स्टोमक से। प्रोटीन ऐसा नहीं है कि आप माउथ से ही स्टार्ट कर दोगे, डाइजेशन नहीं होता है। वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप कुछ खाना खाते हो तो माउथ से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बट प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टोमक में होता है। इसलिए जिस बंदे को स्टोमक का दिक्कत रहता है ना, स्टोमक में उसके दिक्कत रहता है, तो प्रोटीन उसको पचता नहीं है। प्रोटीन उसको पचता ही नहीं है, बहुत दिक्कतें आती हैं उसको प्रोटीन पचाने में, उसको ब्लोटिंग होने लगेगा, उसको तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं। खैर अगला देखते हैं। कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। सो हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं राजा राम मोहन रॉय, 1828 में फाउंड किया था इन्होंने। आदि ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और एक और है भारतीय ब्रह्मो समाज। ये तीनों का नाम थोड़ा सा ना नाम में ही जो है फिर याद करना पड़ेगा। ब्रह्मो समाज का किया था राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में, आदि ब्रह्मो समाज का किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, एंड भारतीय ब्रह्मो समाज का किया था केशव चंद्र सेन ने। आत्मीय सभा का भी फाउंडर जो थे ये राजा राम मोहन रॉय ही थे, 1815 में किया था आत्मीय सभा। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द वेदांत कॉलेज, ये इन्होंने 1825 में किया था। ये एक मॉडर्न ख्याल के लोग आदमी थे, मॉडर्न ख्याल के थे। ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन का प्रमोशन हो इंडिया में, लोग आइडल्ट्री और जो गिमिक्स हैं, जो पंडिताई के, ये सब चीज़ों से बाहर निकले और अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया जाए, साइंटिफिक टेम्पर आए लोगों में। ये राजा राम मोहन राय का सोचना था। यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड बाय हेनरी विवियन देरेजियो, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत जल्दी इनका देहांत भी हो गया था, यंग में ही इनका देहांत हो गया था। हेनरी विवियन डेरोजियो, यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था इन्होंने, और काफ़ी कम ही समय, अंडर 30 ही मर गए थे बेचारे। सत्यार्थ प्रकाश वाज कंपोज्ड बाय दयानंद सरस्वती, आंसर होगा दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के फाउंडर भी थे ये। स्वामी विवेकानंद एड्रेस्ड फेमस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, ये किया था इन्होंने शिकागो में, और शून्य के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोला था इन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा इनको ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद शिकागो 1893 में इनको एक महिला ने अप्रोच भी किया था कि भैया शादी कर लो मेरे से, बट इनकी फ़िलोसफी अलग थी। अगला है द ऑथर ऑफ बुक ज्ञान योगा, कर्म योगा एंड राजा योगा इज़ विवेकानंदा। राधा स्वामी सत्संग was founded by, this was founded by whom? This was founded by शिव दयाल खत्री is the right answer. देव समाज was founded by शिव नारायण अग्निहोत्री is the right answer. शिव नारायण अग्निहोत्री। वेद समाज was founded by, वेद समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा फाउंड किया गया था, आंसर होगा केशव चंद्र सेन। आर्य महिला सभा was founded by पंडित रामाबाई, आर्य महिला सभा वाज फाउंडेड बाय पंडित रामाबाई। अब देख लेते हैं कांग्रेस के कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशलिटी के मामले में। फर्स्ट सेशन जो है ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोई किसी भी चीज़ का पहला सेशन। WC बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। बॉम्बे में ये हुआ था 1885 में, और इसमें स्पेशलिटी क्या थी, 72 डेलीगेट्स आए थे, इसमें पार्टिसिपेट किए थे 72 डेलीगेट्स। सेकंड हुआ था कैलकाटा में 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। थर्ड हुआ था मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के सेशन के। फोर्थ हुआ था इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूले, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे ये। ट्वेल्थ जो हुआ था कैलकाटा में, हुआ था 1896 में, रहीमतुल्ला सयानी थे इसके प्रेसिडेंट, और वंदे मातरम जो है ये गाया गया था फर्स्ट टाइम में 12th कांग्रेस सेशन में, वंदे मातरम। फिर आता है 21st, ये बनारस में हुआ था सेशन, ये बनारस में हुआ था, और इसकी खास बात क्या थी, 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके प्रेसिडेंट, यही इसकी खास बात थी। 22nd जो हुआ था कैलकाटा में हुआ था, और 1906 में हुआ था, इसके भी प्रेसिडेंट अगेन दादा भाई नौरोजी ही थे। और फर्स्ट यूज हुआ था यहाँ पे स्वराज का पहली बार यूज हुआ था। 23rd सेशन सूरत में हुआ था 1907। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो है स्प्लिट हो गया था कांग्रेस का, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में, दो भागों में बट गया था कांग्रेस।
डॉक्टर रास बिहारी घोष थे इसके प्रेसिडेंट। 27th जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कैलकाटा में हुआ था 1911 में, और पंडित विश्वनारायण धर इसके प्रेसिडेंट थे। जनगण मन फर्स्ट टाइम यहाँ पे गाया गया था, जनगण मन फर्स्ट टाइम। 28 जो सेशन हुआ था बांकीपुर में हुआ था 1912 में। बांकीपुर पटना के पास पड़ता है। RN मधोलकर इसके प्रेसिडेंट थे, तो बिहार के एग्ज़ाम के लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 32 जो हुआ था लखनऊ में हुआ था 1916 में, RC मजुमदार की नेतृत्व में प्रेसिडेंटशिप में। एग्रीमेंट हुआ था मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम मतलब कि कांग्रेस और कहते हैं ना लीग, कांग्रेस और लीग पैक्ट था ये, ठीक है, जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। कम्युनलिज्म का थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। 33 जो हुआ था ये कैलकाटा में हुआ था सेशन। ये 1917 में एनी बेसांत की जो है अध्यक्षता में हुआ था। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं एनी बेसांत। वही अगर बात करें 40th की तो ये बेलगांव में हुआ था 1924 में। पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे यहाँ पे। इसके बाद वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बने, एक ही बार बने हैं ये। 41 हुआ था कानपुर में 1925 में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में। और सरोजनी नायडू जो थी पहली वुमेन, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसांत, बट अगर पूछे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस तो सरोजनी नायडू 1925 में। 45 जो हुआ था ये लाहौर में हुआ था 1929 में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पे डिमांड किया गया पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड किया गया। 46 जो कांग्रेस का सेशन हुआ था ये हुआ था कराची 1931 में। वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट थे। फंडामेंटल राइट्स का जो है डिमांड किया गया यहाँ पे। 51 फैजपुर में हुआ था 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फर्स्ट कन्वेंशन हेल्ड इन द विलेज, फर्स्ट कन्वेंशन जो था ये विलेज में हेल्ड किया गया था। खुदीराम बोस जो थे ही वॉज हैंग्ड ऑन 11 अगस्त 1908। ये हुआ क्या था, इस एक मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड हुआ था जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलके एक वहाँ का इनफेमस वहाँ का एक जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड को हत्या करने के लिए इन्होंने ये अटैक प्लान किया था। बॉम्ब फेंकना था इनको कार पे उसके, लेकिन गलती से उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था, उसमें एक वहाँ का दूसरा एक वकील था कैनेडी करके, वो उसका देहांत हो गया, उसके बाल बच्चों का उसका। तो इसके अगेंस्ट में केस चलाया गया और प्रफुल्ल चाकी ने तो अपने आप को खुद ही शूट कर लिया, आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को हैंग कर दिया गया 11 अगस्त 1908 को। तो ये मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड जो है। अगला है राजेंद्र लाहिरी वॉज हैंग्ड ऑन 17 दिसंबर 1927 में गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड ऑन 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर में। राजेंद्र लाहिरी जो है ये काकोरी एक्शन से रिलेटेड है, काकोरी जो लूटपाट हुई थी उसमें। फिर आता है अशफाकुल्ला खान वॉज हैंग्ड ऑन 19 दिसंबर अगेन सेम डेट 1927 फैजाबाद में। मदन लाल ढींगरा इनको हैंग किया गया था 16 अगस्त 1909 में। सूर्य सेन पॉपुलरली नोन एज मास्टर दा वॉज हैंग्ड ऑन 12 जनवरी 1934। तो ये कुछ वीर लोग जिनका, चलिए